भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्राथमिक क्षेत्र एक कौन सा होगा? द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और एक तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। सबसे पहले तो यह बात है कि इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि आधार बेस जो होता है ना, जो कच्चा माल होता है, अब कच्चा माल कहाँ से मिलेगा हमको? यानी ये तो है कौन सा माल? कच्चा माल। कच्चा माल। और कच्चा माल जैसे कृषि, खनन, पशुपालन, इसके अलावा मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, इसके अलावा जैसे बागवानी, फल सब्जियां जो करते हैं वो भी इसी में आएगा। यानी आधार बेस जो मिलता है ना हमको, कृषि से सारे सामान मिलते हैं, पशुपालन से मिलते हैं, खनन के द्वारा जो कुछ मिलता है, वनीकरण यानी वनों से क्या करते हैं? माल एकत्रित करते हैं, लकड़ी वगैरह, गोंद वगैरह और औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ हैं, तो वो वनों से प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर आधार बेस कोई भी उद्योग धंधे के लिए जो कच्चा माल होता है वो किस क्षेत्र से मिलेगा? प्राथमिक क्षेत्र से मिलेगा। और ये जो कच्चा माल है, ये कच्चा माल द्वितीयक क्षेत्र में जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? विनिर्माण। क्या बन जाएगा? विनिर्माण। विनिर्माण। द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम है कौन सा क्षेत्र? विनिर्माण क्षेत्र। क्यों है विनिर्माण क्षेत्र? कि ये कच्चा माल जो सारा है, ये कच्चा माल कहाँ पर आ जाएगा? फैक्ट्रियों में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? फैक्ट्रियों में आ जाएगा कच्चा माल। और जब फैक्ट्रियों में आ जाएगा तो ये क्या होगा? शोधित होगा। इसका क्या होगा? शोधन होगा। यानी ये माल, कच्चा माल जो है वो यहाँ से शुद्ध होगा और रूप परिवर्तित हो जाएगा। रूप परिवर्तित हो जाएगा, यानी रूप क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ से अपन ने कृषि क्षेत्र से कच्चा माल लिया, कोई भी अनाज लिया, जैसे गेहूँ लिए। क्या लिए? गेहूँ लिए। अब गेहूँ फैक्ट्री में जाएगा, साफ होगा तो उसका आटा भी बन सकता है, मैदा भी बन सकती है, और उससे भी और कुछ चीज़ परिवर्तित हो जाती है, जैसे बिस्किट बन गए। क्या बन गए? बिस्किट बन गए। तो बिस्किट बनने की क्रिया और बिस्किट बनकर पैक होने की जो क्रिया है, पैकिंग होने की जो क्रिया है, वहाँ तक वो किस में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में। और गेहूं से बिस्किट बना, उसके बाद में ये बिस्किट कहाँ पर जाएगा? उपभोक्ता तक पहुँचाएंगे कि नहीं पहुँचाएंगे? तो उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? मार्केट की। और मार्केट तक पहुँचाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? परिवहन के साधनों की। परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो कौन से क्षेत्र में आएंगे फिर? तृतीयक क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? तृतीयक क्षेत्र में। अब परिवहन के साधन हो चाहे पहुंचाने वाला व्यक्ति हो, वो सारा क्या कर रहा है? अपनी सेवा कर रहा है। इसलिए इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इससे बढ़कर जैसे इसमें और क्या क्या क्षेत्र आते हैं, जैसे बीमा, बैंकिंग, शिक्षा, ये सारे क्षेत्र किस में आएंगे? तृतीयक क्षेत्र में। बात समझ में आई क्या? यानी ये आधार बेस है सबका। ये नहीं है ना तो आगे की चीज़ कुछ भी नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अति आवश्यक रूप से अर्थव्यवस्था में रहता है। प्राथमिक क्षेत्र का माल जाएगा द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र को फैक्ट्रियाँ भी कह सकते हैं अपन। वहाँ पर विनिर्माण होता है, पैकिंग वगैरह होती है, शोधन, पैकिंग और विनिर्माण जो होता है वो सारा इसमें होता है।
उसके बाद में उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो कार्य गतिविधियां होती है वो सारा किस में आएगा? तृतीयक तृतीयक क्षेत्र में। और आजकल जो चतुर्थक क्षेत्र बना है वो जैसे आईटी क्षेत्र बना है, प्रौद्योगिकी तकनीकी क्षेत्र जो बन रहा है, इंटरनेट की सेवा जो बन रही है, वो चतुर्थक क्षेत्र में शामिल की जा रही है। देखिएगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था को सही तरीके से समझने के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था को सही तरीके से समझने के लिए अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं उनका अध्ययन करना अति आवश्यक है। आर्थिक कार्यों के क्षेत्र हैं ये, कि इनसे हमें क्या मिलता है? सबसे पैसा मिलता है, इसलिए इनको आर्थिक कार्यों का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो आर्थिक कार्य क्षेत्रों को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में विभाजित किया। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? कि इस क्षेत्र में वे गतिविधियां सम्मिलित की जाती है जिसमें उत्पादन प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रकृति पर। ये सारी चीज प्रकृति पर ही है। तो प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे इसमें कृषि है, पशुपालन के साथ में अपन इसमें डेयरी जोड़ सकते हैं, डेयरी उद्योग। अब ये डेयरी से माल अगर हमारा दूध जो है फैक्ट्री में चला जाएगा तो वो विनिर्माण में आ जाएगा, वापस पैक होकर आता है ना दूध, तो वो किस में आएगा? विनिर्माण में। लेकिन डेयरी अपने यहाँ गाँव में होती है, दूध इकट्ठा करके बेचती है, तो वो किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। पशुपालन से ही तो होगा ये कार्य। उसके बाद में इनमें डेयरी है, मत्स्य पालन है, मत्स्य पालन से हमें शहद वगैरह, मोम वगैरह प्राप्त होगा। वन है, वन उत्पाद, वनों से हमें लकड़ियाँ, कच्चा माल जो भी है फर्नीचर के लिए, चाहे औषधियाँ मिलती हैं, गोंद मिलता है, लाख मिलती है, वो सारा कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। द्वितीय क्षेत्र में वे गतिविधियां आती हैं जो प्राकृतिक उत्पादों पर निर्भर करती हैं। ये क्षेत्र जाएगा तो ही आगे काम होगा, अगर ये नहीं जाएगा तो आगे का काम नहीं बंद होगा। तो द्वितीय क्षेत्र में वे गतिविधि आती है जिनमें विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है, यानी रूप बदल जाता है। वह मुख्य रूप अब नहीं रहेगा, रूप बदल जाएगा। और क्या होगा? जैसे सिंपल सी बात है कि कृषि क्षेत्र से हमने गेहूं से क्या बनाया? बिस्किट। इसी तरह जैसे गन्ना है तो गन्ने का शोधन होगा यहाँ फैक्ट्रियों में, उसके बाद में उसका रस निकलेगा, उसके बाद में चाहे आप इसकी चीनी बनाओ, चाहे आप इसका गुड़ बनाओ, चाहे आप इसकी क्या बनाओ? शक्कर बनाओ, यानी किसी भी रूप में आप परिवर्तित करें, लेकिन ये सारा कार्य किस में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में आएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? उसके बाद में आता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र क्या करेगा? भाई माल तो बन गया फैक्ट्रियों में, लेकिन फैक्ट्रियों में तो और माल भी बनना है, तो ये माल आगे किस खाएंगे? अब चाहे वो गोदाम में रखें, चाहे वो दुकानों में लाकर रखें, चाहे थोक की दुकानों में रखें, चाहे उपभोक्ता तक डायरेक्ट पहुंचाएं, वो सारा कार्य किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में आएगा। देखिएगा कि प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधियों के अतिरिक्त, यानी इस दोनों के अतिरिक्त जो गतिविधियां बची हैं उनको इसमें शामिल किया है। बची क्या है? इनके बाद में यही आएगा नंबर ही। आगे देखो तो तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है जैसे परिवहन। आ गया परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जो हम काम में लेंगे साधन, वो परिवहन के साधन होंगे, तो वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा भंडारण, क्या? भंडारण, स्टोरेज करना। किसान ने क्या किया? किसान ने गेहूं पैदा किया, ठीक है, वो किस यहाँ से जाएगा फैक्ट्री में, फैक्ट्री में वो गेहूं से शोधित होगा, उसके बाद में उससे और चीज़ बनाए या नहीं भी बनाए, लेकिन सीधा भी गेहूं शुद्ध होके पैकिंग होके और भंडारण के लिए चला जा सकता है? या इससे कोई चीज़ बन गई, बिस्किट वगैरह, मैदा वगैरह जो भी बनी, वो पैक होगी, फिर चला जाएगा आगे। अब आवश्यकता पड़ेगी तो उसको परिवहन के साधनों के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंचा दिया जाएगा। और संचार के जो साधन है, बीमा, बैंकिंग, शिक्षा, संचार, ये सारे सेवा के जो क्षेत्र हैं वो किस क्षेत्र में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ये व्यापार की मुख्य सीढ़ी है। बाजार तक पहुंचाने के लिए इसमें क्या शामिल है भाई? बाजार में जो गतिविधियां शामिल है ना, बाजार में जो गतिविधियां होती है वो सारी तृतीय क्षेत्र में आती है। इसलिए बाजार क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, वाणिज्य क्षेत्र, ये सब कौन से क्षेत्र में आएगा? तृतीय क्षेत्र में आएगा। क्लियर?
नेक्स्ट देखते हैं कि 3 क्षेत्रकों की तुलना कैसे की जाती है। कोई भी देश जो होता है उसमें कुल उत्पादन की गणना करके 3 क्षेत्रकों के उत्पादन का योग किया जाता है, यानी तीनों क्षेत्रों से कुल मिलाकर इनकम कितनी हो रही है। पहले क्षेत्र से कितनी इनकम हो रही है, दूसरे क्षेत्र से कितनी इनकम हो रही है और तीसरे क्षेत्र से कितनी इनकम हो रही है। अभी इसका टोटल कर लिया, इसका टोटल कर लिया, इसका टोटल कर लिया, तो तुलना अपने आप हो जाएगी कि कौन से ज़्यादा हो रही है और कौन से कम हो रही है। जैसे अपन कुछ समय पहले की बात करें, लगभग आज से 50 साल पहले की, तो सबसे ज़्यादा आय होती थी कौन से क्षेत्र से, प्राथमिक से, उसके बाद में दूसरे क्षेत्र से, उसके बाद में तृतीय क्षेत्र से। इसी आधार पर इनकी सीक्वेंस जमा दी। आज के दिन अगर सबसे ज़्यादा आय हो रही है तो वो कौन से क्षेत्र से हो रही है, तृतीय क्षेत्र से हो रही है। सारा क्योंकि सेवा का काम ज़्यादा हो गया आजकल, तो सेवा क्षेत्र इसमें है, तो सबसे ज़्यादा आय होती है किससे, तृतीय क्षेत्र से। देखिएगा, किसी देश के राष्ट्रीय उत्पाद यानी पूरे देश का उत्पादन हुआ जो उसको टोटल कर लेंगे तो वो राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। अथवा आय का तात्पर्य एक वर्ष में, कितने वर्ष के भीतर, एक वर्ष में भी कब से कब तक शामिल करते हैं, वित्तीय वर्ष। और वित्तीय वर्ष कौन सा होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष होता है। तो उस वित्तीय वर्ष में तीनों क्षेत्रकों के द्वारा उत्पादित अंतिम रूप से क्या, वस्तु और क्या, सेवा, वस्तु और सेवाओं को अगर अपन जोड़ देंगे तो वो मूल्य जो प्राप्त होगा वो बाजार मूल्य का जो योग है वही हमारा क्या बनेगा, आय बनेगा। क्या बनेगी, आय बनेगी। तो राष्ट्रीय आय में इन क्षेत्रकों के योगदान में देश के विकास के आधार पर क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। मतलब इन सबको जोड़ देंगे, वस्तुओं को, जितना अपने पास माल है और जितने अपना सेवा के द्वारा जो चीज़ प्राप्त हुई है, सेवा से जो धन प्राप्त हुआ है, उसको अगर जोड़ देंगे तो पूरे वर्ष की अगर सारी जोड़ दी तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय के इन क्षेत्रकों के योगदान में विकास के आधार पर परिवर्तन होता रहता है। विकास की प्रारंभिक अवस्था में जब पहले थे तो सबसे ज्यादा इस क्षेत्र का योगदान था, कौन से का, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक रहता था। तथा विकास के साथ साथ बाद में किसका योगदान हुआ था, बीच में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ गया। और आज विकसित देशों में इस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है, यानी सेवा क्षेत्र का योगदान आज सबसे ज्यादा है। और आज जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय सबसे ज्यादा योगदान किसका था, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था। तो भारत में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र से क्या परिवर्तन आया, क्या विकास हुआ, उसको समझते हैं आगे हम। कि भारत में सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा था, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा था, किंतु विकास के साथ साथ वर्तमान में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक हो गया है। आज के दिन सेवा क्षेत्र का योगदान भी सबसे ज्यादा है, किंतु वर्तमान में भी भारत के अधिकांश लोग हैं वो किस पर आधारित हैं, प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित है। और उसमें भी मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आइए आगे बढ़ते हैं कि भारत के अधिकांश लोग कृषि तथा उसके सहायक क्षेत्र जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, इस तरह के क्षेत्रों पर ज्यादा आधारित है। हालांकि पहले से यह अनुपात कुछ कम हुआ है और भारत में कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी इसलिए पाई जाती है कि भारत में जो एक बेरोजगारी का प्रकार है वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी वह बेरोजगारी जो दिखाई नहीं देती। प्रच्छन्न का मतलब छिपी हुई, वह बेरोजगारी जो दिखाई नहीं देती है। अब दिखाई कैसे नहीं देती है कि एक खेत है, उस खेत में अगर साल भर का एवरेज निकालें तो उसमें 2 आदमियों का कमाई होती है, लेकिन हमारे परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो वो 10 के 10 सदस्य उसी खेत में लगे हुए मिलते हैं, जबकि काम कितने का, 2 का, और कर कितने रहे हैं, 10। तो 8 व्यक्ति तो क्या है, बेरोजगारी, उनके काम की गणना नहीं हो रही है। इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो भारत में कृषि बेरोजगारी पाई जाती है, जिसमें अल्प बेरोजगारी प्रमुख है।
अल्प बेरोजगारी। अब भाई साल में 2 फसल बोते हैं हम, 3-3 महीने की दोनों फसलें होती हैं तो 6 महीने ही हुए, साल में होते हैं 12 महीने, तो 3 और 3 महीने तो बेरोजगारी रहते हैं, जब भी काम नहीं करते कुछ भी। उसके बाद में जिस कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाकर कम किया जा सकता है, तो इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करके भी, ग्रामीण क्षेत्र में फैक्ट्री डाली जाए, इंडस्ट्री डाली जाए, तो रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र में फैक्ट्री डाल दे तो यहाँ के आसपास के लोग खाली जो समय मिलेगा उनको, तो उस समय फैक्ट्री में काम कर लेंगे, तो उनको क्या मिल जाएगा? रोजगार मिल जाएगा। तो सरकार ने भी रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु बहुत सारे कार्यक्रम चला रखे हैं, और जिसका सिंपल सा उदाहरण है महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना, यानी महानरेगा जिसको बोलते हैं। नरेगा में नहीं जाते हमारे यहाँ के लोग, जब फसल नहीं कट रही हो, फसल की निराई गुड़ाई नहीं हो रही हो, तो उस समय वो कहाँ पर जाते हैं? नरेगा का काम चल जाता है। नरेगा का काम चलने से वो नरेगा में चले जाते हैं, तो वो उस समय बेरोजगार नहीं रहते। ये कार्य किसका है? गवर्नमेंट चलाती है कार्य। आगे देखिएगा, संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का भी क्या किया है? विभाजन। यानी कौन कौन से क्षेत्र? 2 क्षेत्र बताए, एक संगठित क्षेत्र और एक असंगठित क्षेत्र। एक अन्य आधार पर आर्थिक कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, संगठित क्षेत्रक तथा असंगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहाँ रोजगार की अवधि नियमित रहती है, यानी जहाँ 12 महीने 365 दिन क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। वो क्षेत्र क्या कहलाएंगे? संगठित क्षेत्र। और वे क्षेत्र जहाँ पर कम समय के लिए रोजगार मिलता है, कम समय के लिए रोजगार मिलता है, या 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने, या फिर दिन में 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे इस तरह का काम मिलता है, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएंगे? असंगठित क्षेत्र कहलाएंगे। जैसे मूल रूप से अगर अपन बात करें तो जैसे अब गर्मियों के दिनों में जूस और कुल्फी का काम चलेगा, खूब चलेगा, खूब रोजगार चलेगा, लेकिन 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद वो सब क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि सर्दियों में वो धंधा ठप हो जाता है। इसलिए इस तरह के क्षेत्र पाए जाते हैं, तो जिसमें रेगुलर, जिनमें रेगुलर क्या चलेगा? धंधा चलेगा, रोजगार मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा फिर? संगठित क्षेत्र। और जिनमें रेगुलर रोजगार नहीं मिलेगा वो क्या हो जाएगा? असंगठित क्षेत्र। तो आगे देखिएगा कि जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है तथा विभिन्न नियमों व विनियमों का पालन किया जाता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में छोटी छोटी और बिखरी इकाइयां होती हैं जिन पर प्राय सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। वर्तमान में देश में असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों का संरक्षण करना अति आवश्यक है, जिस हेतु सरकार अनेक प्रयास कर भी रही है। स्वामित्व के आधार पर जो क्षेत्र हैं वो 2 तरह के हैं, यानी स्वामित्व के आधार पर उद्योग धंधे कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 सार्वजनिक और नंबर 2 निजी। सार्वजनिक और निजी 2 क्षेत्र पाए जाते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र 2 भागों में बांटा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो परिसंपत्तियां है या स्वामित्व है जो सबका होता है, एवं सेवाओं का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा किया जाता है सार्वजनिक क्षेत्र पर। और जबकि निजी क्षेत्र होगा तो किसके द्वारा किया जाएगा? निजी व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा। तो कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, एक सार्वजनिक और एक निजी। निजी में किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, जबकि सार्वजनिक में सरकार का अधिकार होता है। इस प्रकार हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। धन्यवाद। आगे की वार्ता अगली क्लास में होगी।